हेलो मेरे प्यारे मित्रों, मैं पीके मिश्रा आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी हिंदी की आज तीसरी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला की प्रमुख शब्दावली। वर्णमाला की प्रमुख शब्दावली। ठीक है, पहली चीज तो ये वर्णमाला क्या है, हिंदी वर्णमाला क्या है। हर एक भाषा की अपनी एक माला है। ठीक है, माला माला मतलब समझते हो, देखते हो कि कभी फूलों की एक माला होती है। ठीक, एक एक चीजें, एक एक सुई से एक एक फूल को जो है पिरोया जाता है। आपने सुना होगा वरमाला भी होती है, एक रुद्राक्ष की भी माला होती है, ये जो ऐसे ऐसे गुंजी जाती है। तो मालाएं बहुत होती हैं। हमें ये समझना है कि ये जो वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला है, ये क्या है। ठीक है, तो हम पहले कुछ चीजें और जान जाते हैं, इसके बाद हम वर्णमाला के भी बारे में हम बताएंगे आपको कि वर्णमाला क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हम जानते हैं ये ध्वनि क्या है। ध्वनि ध्वनि क्या है। ठीक है, तो किसी वस्तु व्यक्ति से उत्पन्न जो ध्वनि निकलती है या फिर आवाज निकलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति से उत्पन्न ध्वनि को ही हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, चल लिखना चाहो तो लिख लो, बता दे रहा हूं। किसी व्यक्ति या वस्तु से उत्पन्न आवाज लिखेंगे, वहां पे ध्वनि नहीं लिखेंगे, आवाज को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, यह मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई कि ध्वनि क्या होती है, किसी व्यक्ति या वस्तु से जो आवाज निकलती है उसे ही हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं, ध्वनि निकल रही है। ठीक है, लेकिन ये वर्णमाला की बात की जा रही है, मेरे मुंह की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा आ या फिर मैंने कहा दिया का। ठीक है, ये सब चीजों के बारे में हो गया। ठीक है, तो मौखिक रूप से जब भी हमें बोला जाएगा कि ये, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ठीक है, तो हमें क्या बताना है, ध्वनि बताना है। ठीक है, अब हम ध्वनि तो हमने जान लिया, अब हम एक चीज और जानते हैं, ये वर्ण क्या है। वर्ण, ये जो वर्ण लिखा हुआ है, ये वर्ण क्या है। ठीक है, अब इसी के जो ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यह लिखित रूप से, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है,
जब लिखित रूप से पूछा जाए कि ये बताइए लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो क्या कहना है, वर्ण कहना है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा हम अक्षर, बहुत लोग इसी को हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, अक्षर, अक्षर मीन्स होता है जिसका विनाश ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। क्षर, क्षर मीन्स जिसका विनाश ना हो। ठीक है, लिख लेना इसको भी, जिसका विनाश ना हो, या फिर जिसका, यहाँ पे क्षर भी लिख लेना, जिसका क्षर ना हो उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है, एक चीजें और लिख लेना, अक्षर में जो है स्वर छिपे रहते हैं, यहाँ पे लिख लेना, अक्षर में स्वर छिपे रहते हैं। अब अक्षर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो अक्षर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मुक्ताक्षर, ठीक है, और दूसरा होता है बुधाक्षर। अब इसके बारे में भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन पहले इतना लिख लो, उसके बाद वो मुक्ताक्षर और बुधाक्षर के बारे में बताता हूं। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए पूरा। सॉरी, ये बुधाक्षर नहीं होता, बदाक्षर होता है। ठीक है, बदाक्षर। चलिए अब मिटाते हैं, हम आगे चलते हैं। चीजें समझ में आएंगी, बस खाली आप ध्यान लगा के देखते रहो हर एक चीज, और लिखते भी रहो। एक नोट्स जो है अपना कंप्लीट करते रहो। जिसके पास नोट्स रहेगी एग्जाम के 15 दिन 20 दिन पहले, वही उसे रिवीजन कर पाएगा। एक बार देखने से बस खाली हमें समझ में चीजें आती हैं, और उसे लिखने से और अच्छी, थोड़ी से और ज्यादा समझ में आ जाती है। और जब हम उसको तीसरी बार, जब उसका हम फिर से रिवीजन करते हैं, तो जब तीसरी बार करते हैं तो हमारी चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, और वही जाके हम एग्जाम में करते हैं। ठीक है, तो हम थे अक्षर, थे अक्षर दो थे, एक बताया था मैंने बदाक्षर, ठीक है, बदाक्षर, और दूसरा मैंने बताया था मुक्ताक्षर। ठीक है, बदाक्षर जिस वर्ण में हलंत लगा, ठीक है, लिख सकते हो, जिस वर्ण में हलंत लगा हो उसे बदाक्षर कहते हैं, और जिस वर्ण में हलंत न लगा हो उसे हम मुक्ताक्षर कहते हैं। चलो लिख लो इसके बारे में भी। जिस वर्ण में हलंत ऐसे लगता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, हलंत लगा हो उसे बदाक्षर कहते हैं। जैसे कोई शब्द ले लो, सॉरी वर्ण मत लिखना, शब्द लिख देना है आप, शब्द। जैसे मैंने कहा महक, ठीक है, और कोई एक उदाहरण लिखना चाहो तो लिख लो, हल, कम, ठीक है, कोई शब्द लिख सकते हो। और जिस शब्द में हलंत ना लगा हो, जिस शब्द में हलंत ना लगा हो उसे मुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है, अब हलंत ना लगा हो, जैसे कुछ भी ले लो, कहीं हलंत नहीं लगा है,
कहीं हलंत नहीं लगा है। मैंने शब्द कहा है, ये पूरा पूरा एक शब्द, ठीक है। मैंने वर्ण की बात नहीं की है, मैंने शब्द की बात की है। अभी शब्द के बारे में भी बताऊंगा, थोड़ा आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। इसमें भी हलंत नहीं लगा है, तो उदाहरण में लिखना चाहो तो ये लिख लेना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एक बार जल्दी से करिए। नीचे जगह है, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, इसलिए आपको मिटा के लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलो यहाँ पे चीजों के बारे में और बता देता हूँ। शब्द, ठीक है। अब किसी ने आपसे पूछ लिया शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे अब दो वर्ण ले लो या फिर उससे अधिक ले लो, दो या दो से अधिक वो कह रहा है, तो दो वर्ण कोई भी ले लो, एक का ले लिया मैंने और एक मैंने माँ ले लिया, तो बन गया कम, ठीक है। दूसरा मैंने कोई एक और लिख लो, का, ल और माँ ले लिया, तीन वर्ण ले लिया, क्या बन गया? कलम। उसने कहा है सार्थक वर्ण होने चाहिए, ठीक है। अगर सार्थक नहीं है तो वो शब्द नहीं है। जैसे मैंने ला ले लिया और ले लिया माँ ले लिया, तो ये क्या हो गया? लम। लम कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। अंग्रेजी तो है नहीं कि लम खोजेंगे, ये लियम, ठीक है। तो ये होता है शब्द, ठीक है। अब इतना लिख लो, फिर आगे मैं फिर बताता हूँ। हाँ, एक चीज इसके बारे में और लिख लेना, यह सार्थक रूप से, यह अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। अगर क्वेश्चन में सार्थक का नाम लिया जाता है कि ये बताइए कि सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, या फिर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, सार्थक रूप से हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सार्थक रूप से हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आई चीजें, ठीक है। और ना आया करे तो मैंने कहा है कि कमेंट्स में जरूर लिखा करिए कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया है। वो चीजें मैं बाद में फिर से कोशिश करूंगा कि आपको उससे बेहतर तरीके से बताई जाए और चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इतना लिखिए, फिर आगे फिर से बताते हैं। ठीक है, लिख लिया है आपने। अब तो हम मिटाते हैं इसको। ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ा था? शब्द तक। अब हम पद पढ़ेंगे, पद, ठीक है। अब पद के पद किसे कहते हैं? अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि ये बताइए पद किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? सार्थक शब्दों के मेल को, ठीक है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों की मेल को हम पद कहते हैं, ठीक है। या फिर छोटे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सार्थक शब्दों के मेल को पद कहते हैं। जैसे
एक शब्द हो गया आपका गंगा, एक हो गया जल। ठीक है, अब ये दोनों मिलके, मैंने कहा सार्थक शब्द होने चाहिए, तो गंगा भी सार्थक है और जल भी सार्थक है, मतलब समझ में आ रहा है। गंगा जी का पानी आपने देखा ही होगा, बहुत लोग नहाने भी गए होंगे। ठीक है, अब जल का मतलब पानी तो होता ही है, H2O साइंस में। ठीक है, तो क्या बन गया, गंगा जल बन गया। और ये गंगा जल पूरा क्या हो गया, यही हमारा पद हो गया। अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये बताओ कि पद किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि सार्थक शब्दों के मेल को हम पद कहते हैं। ठीक है, आप कोई उदाहरण पूछ ले तो यही एक तो उदाहरण लिख देना, नहीं तो और बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लिखना चाहो तो लिख लो किताब से देख के। मैं अभी एक ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो लिख लो मुक्त धन अक्षर, मुक्त अक्षर जो बना था वो भी क्या है, एक पद ही है, लिखा हुआ है जो। हाँ, तो अब हम वाक्य पे चलते हैं। वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं? अगर आपसे किसी ने पूछ दिया ये बताओ भाई वाक्य किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक पदों को, अधिक सार्थक पदों को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और आपसे अगर किसी ने पूछा कि ये बताओ कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो यही है, तो लिखना चाहो तो लिख लो, या भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है, यह भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं, आएंगी, सब कुछ समझ में आएंगी, बस आप जो है ध्यान से इसे देखते रहो। चलिए इसे भी लिख लीजिए, फिर आगे फिर बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो हमने जान लिया। अब हम दो चीज और जानेंगे, एक तो वर्ण जानेंगे, एक तो माला जानेंगे। ठीक है, माला, वर्ण के बारे में पहले बताया या माला के बारे में? तो पहले वर्ण नहीं, माला के बारे में बता दिया जाता है। माला, वर्ण के बारे में तो मैंने पहले बता दिया है, अब माला के बारे में जान जाओ। माला का मत होता है क्रमबद्ध, क्रमबद्ध तरीके से रखना, रखना। ठीक है, अब इसी में हम अगर वर्ण जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वर्णों, यहाँ पे लिख लो, वर्णों के क्रमबद्ध तरीके से रखना है, हम क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है, या वर्णों को सुव्यवस्थित तरीके से रखना वर्णमाला कहलाता है। पूरा लिखना चाहो तो लिख लो, अक्षरों या वर्णों, वर्णों के, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णिक वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो चलिए इतना और लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ। अब हम चल रहे हैं। अभी तक तो ये सिर्फ आपके लिए कहानी थी, अभी तो मेन पोर्शन बचा ही था। ठीक है, अभी तो हम पहुंचे हैं वर्णमाला के टॉपिक पे। अभी तो ये बताया है कि वर्ण क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है, वाक्य क्या है, ठीक है, अक्षर क्या है, ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, ये सब चीजों के बारे में जान गए। अक्षर कितने प्रकार के हैं ये भी मैंने आपको बताया। अब हम आगे चलते हैं। पद हो गया, वर्णमाला, वर्णमाला के भेद।
ठीक है। अब चलते हैं वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। वर्णमाला के भेद, ठीक है। देखो वर्णमाला के जो मुख्य भेद होते हैं, मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक को हम स्वर कहते हैं और दूसरे को हम व्यंजन कहते हैं। लेकिन ये तो मुख्य रूप से हो गए। सामान्यतः वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो सामान्यतः वर्णों के 3 भेद होते हैं। चलिए हम देखते हैं सामान्यतः। हाँ लिख लेते हैं सामान्यतः। अगर किसी ने आपसे पूछा मुख्यतः वर्णों के भेद, 2 सामान्यतः, सामान्यतः वर्णों के भेद 3, ठीक है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि ये बताइए मुख्य रूप से वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से वर्ण के 2 भेद होते हैं, ठीक है। अगर आपसे किसी ने ये पूछा कि ये बताइए वर्ण के कितने भेद होते हैं, तब आप 3 बता सकते हैं, ठीक है। या फिर आपसे किसी ने पूछा सामान्यतः वर्णों के कितने भेद होते हैं, तब भी आप 3 बता सकते हैं। तो हम अब वो तीनों के बारे में पढ़ेंगे, 2 के बारे में नहीं, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है हमारा स्वर, दूसरा हमारा होता है व्यंजन और तीसरा हमारा होता है अयोगवाक। अयोगवाक अभी बताया जाएगा आगे। पहले हम ये जो स्वर होता है ये कहाँ से बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मुख से। मुख से यहाँ पे लिख लेना, उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मुख से होता है। और व्यंजन का कहाँ से होता है, नाक से प्लस मुख से। और इसका भी कहाँ से होता है, नाक से प्लस मुख से, ठीक है। ये स्वर, अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए कि स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो स्वर का उच्चारण स्थान मुंह से होता है। किसी ने आपसे पूछा कि ये बताइए व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो व्यंजन का उच्चारण स्थान नाक और मुख से होता है। तीसरा आपसे कोई पूछ सकता है, कोई नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो आप जब एग्जाम में जाओगे तब एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चन देगा वही पूछा जाएगा। अब ये थोड़ी है कि मैं आपसे पूछने आपके घर थोड़ी आऊंगा, ठीक है। तो अयोगवा जो है, अयोगवा क्या होता है, नाक से और मुख से, ठीक है। 2 ठो जो है एक ही जैसे होते हैं, नाक और मुख से होते हैं। बस खाली हमारा जो स्वर है यही हमारे सिर्फ मुंह से बोला जाता है, उसमें नाक वाक नहीं घुसेड़ी जाती, ठीक है। हाँ तो अब हमारा कहाँ तक हो गया, ये हो गया था हमारा यहाँ तक। अब आगे भी देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर देखना चाहो तो, क्योंकि अब जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा स्वर से। अब हम वर्णमाला के एकदम बेस्ट टॉपिक के पहुँचने वाले हैं। लेकिन वर्णमाला के भेद आप नहीं भूलोगे। ये भी पूछ सकता है कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, और आप जो है तब भी फंस जाओगे कि वर्णमाला के यार 2 ही होते हैं, स्वर होता है, व्यंजन होता है। तो ये तीसरा भी है अयोगवा, ठीक है, अन और आहा, ठीक है। वो मैं बताऊंगा अयोगवा के बारे में, लेकिन पहले हम स्वर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो वर्णमाला का विभाजन हम कर लेते हैं अब, ठीक है। वर्णमाला का विभाजन, ये तो वर्णमाला के भेद। वर्णमाला का विभाजन, वर्णमाला का विभाजन जो है 4 रूपों में होता है, ठीक है। वर्णमाला का विभाजन अब स्वर से, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था स्वर के बारे में, एक दूसरा हमने पढ़ा था व्यंजन के, अभी लिखाया गया है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। तीसरा मैंने बताया अयोगवा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ वर्णमाला के कितने भेद हैं, ठीक है, तो 3 बताना, 3 ही बताना। मुख्यतः जब कोई पूछेगा तो हमें 2 ही के बारे में बताना है, लेकिन वैसे अगर कोई सामान्यता पूछता है आपसे तो आप 3 ही बताओगे। कौन कौन से, एक स्वर, एक व्यंजन, एक अयोगवा।
तो हमें अभी वर्णमाला के विभाजन में स्वर को हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है। अब स्वर जो है, अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि ये बताइए कि स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर जो हैं 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लघु स्वर कहते हैं, उसी को हम लघु स्वर भी कह सकते हो, उसे हरफ स्वर भी कह सकते हो, एक और भी कुछ कहते हैं, चलो 2 ही लिख लो भी, ठीक। और दूसरा जो होता है हमारा दीर्घ स्वर होता है, ठीक। तीसरा जो हमारा होता है संयुक्त होता है, संयुक्त स्वर। और जो हमारा चौथा होता है वो होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। लघु स्वर, जिसे बोलने में सबसे कम समय लगे, वो कौन सा स्वर है? लघु स्वर है, ये वाला, ठीक है। दीर्घ स्वर, लघु स्वर से 2 गुना समय अगर लगे तो वो दीर्घ स्वर हो गया, ठीक है। और दीर्घ स्वर से भी थोड़ा ज्यादा समय लगे तो वो संयुक्त स्वर होगा। और जो सबसे ज्यादा समय ले, मतलब लघु स्वर का 4 गुना समय जो ले, 4 गुना समय, वो क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। तो कल से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, पढ़ने की कोशिश करिए। मुझे ही पता है कि पढ़ने का मन नहीं होता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो जय सीताराम हो जाओगे, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। तो जितना टाइम हो सके उतना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में एकदम जुटे रहो। तो धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी समय।